नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 1 के प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं। इससे जो पहले वाला वीडियो आया था उसमें भी हमने पहले ही पाठ के कुछ प्रश्न हल किए थे। अब जितने भी आगे के वीडियो आएंगे उसमें हम सारे पाठों के प्रश्नोत्तर हल करेंगे जितने अपने पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने 7 पाठ पढ़े हैं, 7 पाठों के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इससे पहले जो वीडियो आया था उस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल किया था पहले वाले वीडियो में। आज हम प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6 इनको हल करेंगे, समझेंगे और आशा करता हूँ कि आप जो इससे पहले वाले वीडियो आए थे उसके प्रश्नोत्तर इसके प्रश्नोत्तर हैं वो अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इनको याद करेंगे। तो चलो अपन शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पाठ का नाम दिया हुआ फसल उत्पादन एवं प्रबंध। कुछ किताब में ऐसे भी लिखा हुआ है कि कृषि प्रबंधन, कृषि उत्पादन एवं प्रबंधन। तो नाम दोनों में एक ही है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये भी सही है, वो भी सही है। तो आगे अपन बढ़ रहे हैं 2 प्रश्न हल करने के बाद में। तीसरा प्रश्न ये है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। आपको पता है कि दोनों ही उर्वरक खाद और उर्वरक ये दोनों खेत में मिट्टी में मिलाई जाती है फसल का उत्पादन अच्छा करने के लिए। आधुनिक समय में और जो पहले का जो समय है इसमें कुछ फ़र्क हुआ है। पहले लोग खेतों में केवल गोबर की जो खाद होती थी उसको ही डालते थे, लेकिन वर्तमान समय में अधिक पैदावार के लिए ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग होने लगा है। तो प्रश्न ये है कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। यह एक जैविक पदार्थ है और खाद थी वो अजैविक पदार्थ था। यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। ये उर्वरक है, अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है और इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी अपन को अच्छी फसल लेनी है तो अपन को पता है कि जो फसलें वर्तमान समय जो फसलें देखते हैं अपन, इनमें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, कई सारे इस प्रकार के। तो उनमें छिड़काव करना होता है, कीटनाशकों का प्रयोग करना होता है और उर्वरक खाद डाली जाती है। जैसे है ना, यूरिया है, पोटेशियम परमंगनेट है, इस प्रकार की जो अनेक प्रकार की जो उर्वरक है उसमें मिलाए जाते हैं, डाले जाते हैं। तो ये इसमें जो उर्वरक होते हैं इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और जो खाद होती है सामान्य उसमें इनकी मात्रा कुछ कम होती है पोषक तत्वों की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 था, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के नाम लिखिए। अब प्रश्न को हल करने से पहले अपन समझ लेते हैं कि सिंचाई की आवश्यकता किसान को क्यों होती है। हमारा देश है वो पूरी तरह से कृषि प्रधान देश है। इसमें वर्षा ऋतु का समय अलग अलग प्रकार का होता है और वर्षा की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है। कहीं पर बहुत अधिक हो जाती है, कहीं पर सामान्य से भी कम होती है, कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं पर अनावृष्टि होती है। तो जितनी आवश्यकता वर्षा की होती है अपन को, मतलब जल की आपूर्ति जितनी आवश्यकता है उतनी अगर ये भरपूर मात्रा में अपन को खेतों में नहीं मिलती है तो किसान क्या करता है, सिंचाई करता है। सिंचाई वो कृत्रिम साधन से करता है। जैसे सिंचाई का सामान्य से अर्थ है कि फसलों में पौधों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। लेकिन इस सिंचाई के भी कई प्रकार के साधन हैं। जैसे कई कुओं से करते हैं, कई नलों से करते हैं, नलकूप से करते हैं, अलग अलग प्रकार के तालाब से करते हैं। तो इसी प्रश्न के अंदर अपन इसको समझेंगे कि सिंचाई किसे कहते हैं। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई
कहलाता है। यानी अब जैसे कुछ फसलें ऐसे होती है, कुछ मौसमी फसलें होती है जो उस मौसम में उगाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ 12 महीने में 4 महीने का जो समय होता है वो वर्षा ऋतु का होता है, बाकी जो समय होता है 8 महीने का उसमें वर्षा नहीं होती है। तो उस रिक्त समय में किसान क्या करता है कि फसल का उत्पादन करता है। वर्षा नहीं होती है लेकिन वो कृत्रिम साधनों से उन फसलों में पानी देता है, सिंचाई करता है। तो निश्चित समय पे निश्चित अंतराल पर सिंचाई करना, पानी फसलों को जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी ये विभिन्न अंतराल पर समय समय पर विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई के 2 विधि हैं, जैसे नहर द्वारा और कुओं द्वारा। और भी प्रकार की है, नहर, कुएं, तालाब, बावड़ियाँ, हर जो व्यवस्था जिस किसान के पास होती है उस प्रकार। लेकिन हमारे राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कुओं से ही होती है। और कुछ जगहों पे नहरों से भी सिंचाई होती है, कुछ जगहों तालाबों से भी होती है, कुछ जगह एनीकट बना के बड़े बड़े वहाँ से भी सिंचाई अपनी सुविधा के अनुसार किसान सिंचाई करता है। प्रश्न नंबर 5 आगे, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। देखिए हमारे यहाँ पे फसलें हैं वो को 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। हर फसल का अलग समय होता है, अलग मौसम के अनुकूल वो उगाई जाती है। अगर उस मौसम के अलावा उसको किसी अन्य समय में या प्रतिकूल मौसम में अगर जो उसको उगाया जाता है तो अपन को उस फसल की पैदावार अच्छी नहीं मिलती है, यानी वो फसल नहीं के बराबर होती है। तो ऐसी बात इसमें कि यदि गेहूं को खरीफ की ऋतु में, खरीफ गेहूं है वो किसकी फसल है? रबी की फसल है। रबी का जो समय होता है वो होता है मध्य अक्टूबर से लेकर लगभग जनवरी फरवरी तक का जो समय होता है वो इसका समय होता है रबी का। और खरीफ का समय होता है वो मध्य जून से लेकर जुलाई अगस्त अक्टूबर तक का लगभग समय होता है, ये होता है खरीफ का। तो गेहूं है वो रबी की फसल है। तो प्रश्न अपन को ऐसे बताया गया है कि रबी की फसल को अगर खरीफ के समय में, यानी रबी का जो मौसम है उसको उगाना तो चाहिए अपन को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस समय की फसल है वो। अरे इसको अगर जो अपन जून जुलाई में उगाए तो उसकी पैदावार क्या होगी, वो किस प्रकार उसका उत्पादन होगा, तो इस पे अपन को चर्चा। तो प्रश्न का उत्तर ये रहेगा कि यदि गेहूं को खरीफ फसल में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम है, उसके अनुकूल मौसम नहीं मिलेगा, उसके अनुकूल ताप नहीं, क्योंकि अगर जो खरीफ की जो फसल होती है उसमें मौसम आंधियाँ चलती है, मौसम गर्म रहता है, तापमान अधिक रहता है, आर्द्रता में कमी रहती है। तो इसलिए गेहूं की जो फसल है उसको प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। वो पानी उसको जून जुलाई के महीने में उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसमें मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियाँ नहीं मिलेगी, यानी उसके गेहूं के अनुकूल खरीफ के समय में अपन उसको परिस्थितियाँ अपन को अनुकूल नहीं मिलेगी, जिसके कारण क्या होगा कि वह फसल उपयुक्त नहीं होगा, यानी उस फसल की उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो जो फसल जिस समय के लिए अनुकूल है उसको उसी समय उगाया जाना चाहिए। अब जैसे मूंगफली है, इसको इतने जल की आवश्यकता नहीं होती है जितनी कि इनको गेहूं को वगैरह होती है। तो इसको क्या है कि उस मौसम में उगाया जा सकता है और इसके अनुकूल वो मौसम रहता है। अब गेहूं है इसको गर्मियों के जैसे जून जुलाई के महीने में इनको अपन नहीं उगा सकते। तो इसका प्रश्न ये हो गया, यदि गेहूं को खरीफ फसल में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियाँ नहीं मिलेगी, वह फसल उपयुक्त नहीं होगा। इसका उत्तर ये है। प्रश्न संख्या 6, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। एक ही फसल को एक ही ज़मीन पर यानी मिट्टी पर लगातार उगाने से क्या होता है? लगातार उगाने से उसमें ये होता है कि जो मिट्टी है उसकी उपजाऊपन जो क्षमता है, उर्वरकता है,
उसमें कमी आ जाती है। और वो फसल जो स्टार्टिंग में जो पहली बार जब उसको बोया जाता है उसका उत्पादन जितना देती है उतना कंटिन्यू अगर ये 5-6 बार उसको उसी मिट्टी पर बोने से उसकी उर्वरकता उतनी नहीं रहती है, जिससे उसका फसल उत्पादन उतना नहीं रहता है। तो मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। खेत में लगातार फसल उगाने से क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। इसका ये उत्तर है, यानी कि एक फसल है, उस फसल को कंटिन्यू अपन ने एक ही खेत में लगातार उसको बोए जाएंगे, तो वो एक बार पहली बार जब उस मिट्टी का अपन उसमें बोएंगे तो उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन कंटिन्यू उसी को ही लगातार बोए रहेंगे तो उसमें उपजाऊपन में कमी आएगी, उर्वरकता कमी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए किसान क्या करता है कि फसल चक्रीकरण करता है। एक बार उसमें जैसे अलग फसल बोल ली, दूसरी बार दूसरी फसल बोल ली, जैसे एक बार उसमें मूंगफली तो दूसरी बार कोई दूसरी, अगली बार और कोई दूसरी, तीसरी बार वापस वो जो पहले वाली फसल है। इस प्रकार रोटेशन के अनुसार फसल का चक्रीकरण चलता रहता है। एक तो कारण ये है इसके किसान पैदावार अच्छी कर सकता है, या दूसरा ये है कि किसान अगर जो साल में एक ही फसल लेता है, जैसे किसान है उसके पास जैसे मूंगफली फसल है, इसमें क्या होता है कि ये खरीफ की फसल है, तो इसमें जब ये किसान बोता है तो इस साल पैदावार अच्छी होती है तो अगले साल उसको उसकी जगह दूसरी फसल बो दे, या उस मिट्टी को पूरा ही खाली छोड़ दे, या तो फसल चक्रीकरण की अगली फसल मूंगफली की नहीं लेनी है, दूसरी की लेनी है। और अगर जो वापस अपन को दूसरी फसल नहीं लेनी है तो उस मिट्टी को 1 साल के लिए 2 साल के लिए खुला छोड़ दो, वापस उसमें उर्वरकता आ जाएगी, उपजाऊपन उसका बढ़ेगा और किसान की पैदावार अच्छी होगी। तो आज हमने इस वीडियो में 6% कर लिए हैं, इससे में 2 पहले वाले में और 4% इसमें। आगे वाला वीडियो आएगा उसमें अपन शेष रहे प्रश्नों को पूरा करेंगे। और आपसे आशा करता हूँ कि आप घर पे इन प्रश्नों को अच्छी तरह से एक नोट कॉपी, अच्छी सी कॉपी में इनको नोट कीजिए और उनका लगातार अध्ययन कीजिए, याद कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।